गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो टेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है। सेकंड, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो। थर्ड ऑप्शन है, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति से समानताएं होती हो। और लास्ट ऑप्शन है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्न समानताएं पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि भारत विविधताओं में एकताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति एवं धर्म प्रचलित है। लेकिन साथ ही हम यह देखते हैं कि इन भाषाओं, धर्म एवं संस्कृतियों के बीच विभिन्नता होते हुए भी कुछ हद तक समानताएं पाई जाती है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि अहिंसा को सभी धर्म बढ़ावा देते हैं। कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि आप अशांति फैलाएं, अधर्म के मार्ग पर चलें। सभी संस्कृति एवं धर्म में प्रकृति और शांति को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नता होते हुए भी उनके कुछ मूलभूत विचारों में, अवधारणाओं में समानता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देता है? ऑप्शन ए, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। ऑप्शन बी, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। ऑप्शन सी, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। और डी ऑप्शन है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि ऐसी अवधारणा जो रूढ़िवादी है उसे चुनौती देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। वैसे तो महिलाएं घर परिवार को चलाने के लिए एक जिम्मेवार सदस्य मानी जाती है, लेकिन बात यहाँ है रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने की। तो ऑप्शन ए, जिसमें कह रहा है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, यह एक रूढ़िवादी अवधारणा है। इसका अर्थ है कि यह परंपरागत रूप से चली आ रही है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं सजती संवरती में ज़्यादा ध्यान देती हैं। ऑप्शन डी, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक हो सकती हैं। जिस प्रकार महिलाएं अपने घर के कामों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाती है, वैसे ही वह एक वाहन चालक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए मताधिकार। बी ऑप्शन, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका की अवधारणा। सी ऑप्शन, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। या डी ऑप्शन, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो यह जो आंदोलन है वह नारी के लिए
मत देने का अधिकार से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? ऑप्शन ए, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। इसमें कौन सा कथन सही है यह पूछा है। इतिहास का अध्यापन किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधताओं के प्रति बच्चों में भाव का निर्माण करना चाहिए। विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें हमारे पूर्वजों और ऐतिहासिक घटनाओं, राजा महाराजाओं के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए तथा उनमें क्या अंतर है, उन्होंने क्या किया है, उनकी उपलब्धियां क्या है, ये सभी जानकारियां प्रदर्शनों के माध्यम से दे सकते हैं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास कभी मिटता नहीं है और इतिहास से जो भी घटनाएं घटित होती है उनसे हम सीखकर आगे के जीवन को निर्वहन करने के लिए हम उससे प्रेरणा लेते हैं और अपने अनुभव को जोड़ते हैं। तो विद्यार्थियों को इतिहास के संबंध में और उनके घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी विचारधारा को आगे हस्तांतरित करने के लिए और उसे अपने निजी अनुभवों के साथ जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है और इसमें से 2 कथन जो है वो गलत हैं और 2 कथन सही है। ये जानते हैं कौन से कथन गलत है और कौन से सही है। तो फर्स्ट कथन है, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी कथन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। और डी कथन है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस होंगे ऑप्शन ए, जिसमें यह कहा गया है कि वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे विज्ञान के जो विषय है उसमें हम लोग जिस प्रकार की अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं और जो भी शिक्षण विधि अपनाते हैं वह सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भी अपनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि उसे अपने अनुभवों के साथ और अपने ज्ञान के साथ जोड़कर आगे के जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान को प्रदान करना सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का लक्ष्य होता है, ताकि बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, अपने समाज में समायोजन कर सके। तो मूल्य आधारित शिक्षा देना केवल सामाजिक विज्ञान का उत्तरदायित्व नहीं है। ऑप्शन सी है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। ऐसा नहीं है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय जैसे कि राजनीति विज्ञान हो गया या ज्योग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, तो इन विषयों को पढ़ाने के तरीके जो हैं अलग अलग हैं। जैसे हम इतिहास को पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक एवं व्याख्यान विधि का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम भूगोल के विषय को पढ़ाते हैं तो हम मानचित्र और संकल्पना आदि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं।
तो इसका अर्थ यह है कि कथन बी और कथन सी दोनों गलत हैं। कथन डी है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझता है। सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापन होता है उसमें सूचनाएं तो दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कई जटिलताओं से भी जूझना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बी और सी दिया हुआ है। जो बी और सी कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से क्या लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन ए है कंठस्थ कराना, बी सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, सी पाठचर्या को पूरा करना, या ऑप्शन डी परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में अध्यापक या अध्यापिका का जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वह सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। इसका अर्थ यह है कि जब किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि विषय के प्रति उनका जो महत्व है वो बढ़ाना और उनमें रुचि जागृत करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? पहला कथन है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। दूसरा कथन है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में जो भी कंटेंट होते हैं उसमें सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है कि वह प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से संबंधित हो और जो भी तथ्य हैं बच्चे उनका प्रयोग करके निजी जीवन में उन्हें देखकर अपने अनुभव के आधार पर सीखें। तो पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो सामाजिक विज्ञान में तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण नहीं किया जाता है, अपितु इसका विश्लेषण किया जाता है ताकि हम अपने ज्ञान और अनुभव को और अधिक विस्तार दे सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? सामाजिक विज्ञान के बारे में दो कथन दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी ऑप्शन है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। इसमें सही कथन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जानकारी का स्मरण नहीं किया जाता है बल्कि उसका विश्लेषण किया जाता है, आकलन किया जाता है और एक अपनी अवधारणा का विकास किया जाता है ताकि हमारा जो आने वाला जीवन है और आने वाले जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको हम अपने अनुभवों के आधार पर दूर कर सके। तो ये जो कथन है वो गलत होगा। दूसरा कथन है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो ऐसा नहीं है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं होता है बल्कि जो किसी भी विषय होते हैं उनका जो तथ्य होता है वो हमेशा गतिशील होता है, समय समय पर उन पे कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी में से कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीव के संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने में कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला कथन है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना। तीसरा, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। और चौथा है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो जब हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में बच्चों को ज्ञान देते हैं और उन्हें पर्यावरण को पहुंचने वाली हानियों के बारे में जागरूक करते हैं, तो उन्हें सबसे अधिक संवेदनशील बनाने का यह तरीका है कि उन्हें व्यवहारिक जीवन के ज्ञान से जोड़ा जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यदि कक्षा में उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है और वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि पशु आधारित उत्पादों को वे नहीं खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा कि उनके जो ज्ञान है और पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो भी वो बातें जानते हैं वो अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। तो ज्ञान का अर्थ ही होता है कि व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करना। यदि कोई ज्ञान है और उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग न किया जाए तो वह व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। बी ऑप्शन है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और डी ऑप्शन है विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। खुली किताब मूल्यांकन में इस बात पे जोर दिया जाता है कि बच्चे जो है तथ्यों और विवरणों का विश्लेषण करके विषय को समझे और उन्हें अपने अनुभव ज्ञान के साथ जोड़े, ना कि उनको कंठस्थ करके बाद में भूल जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? ऑप्शन ए है छोटे समूह की परियोजनाएं। बी है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति। सी है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। डी है समुचित चित्र बनाना। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण और उस विषय में जानकारी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि छोटे समूह की ग्रुप बनाकर उन्हें परियोजना या प्रोजेक्ट दे दिया जाए, जिससे वे नए नए तथ्य जुटाएंगे और सीखेंगे। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति का इसमें कोई खास महत्व नहीं है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से क्या होगा कि उन्हें उसके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी और जो चीज़ वो नहीं जानते हैं वो अन्य बच्चों से सीखेंगे। और डी है समुचित चित्र बनाना। चित्र बनाने से उनकी सृजनात्मकता का विकास होगा और उनमें विचार करने की जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी, यानी ऑप्शन सी ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे?
यदि आप एक राजा बनते हैं तो अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए और उसे संपन्न बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? ए ऑप्शन है अनुभवों की तुलना, बी विश्लेषण करने की क्षमता, सी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, या डी तर्क करने की क्षमता। जब हम बच्चों को कल्पना करने के लिए कहेंगे कि आप एक राजा हैं और अपने राज्य को संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और बच्चे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम बच्चों के मूल्यांकन में क्या कर सकते हैं, उनमें देखेंगे कि परिस्थितियों का अनुमान लगाने की क्षमता है और अनुमान के आधार पर वे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस तथ्यों के आधार पर हम मूल्यांकन उनका कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष बच्चे किस प्रकार से निकालते हैं उसी आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। ए ऑप्शन उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, बी ऑप्शन उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, सी ऑप्शन है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, और डी ऑप्शन उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं वे लोग संपन्न और शक्तिशाली हैं। हालांकि वे जंगलों में निवास करते हैं, इसीलिए जनजाति कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ ही होता है लंबे समय से जो जंगलों में, वनों में वास करते आए हैं और जिनका जीवन जो है वो जंगल के उत्पाद पर आधारित होता है। तो उन्हें संपन्न और शक्तिशाली के रूप में चित्रित करके उनको एक अच्छी पहचान समाज में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, बी ऑप्शन समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, सी ऑप्शन है सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में कई ऐसे विषय हैं जो विवादास्पद हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि कक्षा में उसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए या मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत होगा। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त करना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। सबसे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म, समुदाय या संस्कृति के बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े और वे केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करें। इसका डी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। प्रत्येक विषय में कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं। जब हम उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं तो पॉजिटिव के साथ साथ उनकी जो नकारात्मक बातें हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। इससे बच्चे और अधिक सीखते हैं, लेकिन उन नकारात्मक भाव के प्रति भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग और सम्मानजनक भावों के आधार पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही योजना के साथ सही समय पर सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए।
ए ऑप्शन है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्यापन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन, और साथ ही उनसे जुड़ी हुई जो मूलभूत सिद्धांत है वह भी जानना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? इसमें ऑप्शन है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी है विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, सी समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, या डी कार्य की पूर्ति करना। तो विद्यार्थियों के साथ जब हम एक समूह का निर्माण करते हैं तो सबसे पहली जो होती है वह होती है कि उन्हें एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। इसके साथ ही जब हम ग्रुप बनाते हैं तो साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थी आपस में सहयोग करें और एक साथ काम करना सीखें, और समूहों का विचारपूर्वक चयन करना चाहिए। समूहों का विचारपूर्वक चयन करने का अर्थ है कि एक ही प्रकार के बच्चों को एक समूह में नहीं रखना चाहिए। यदि कोई बच्चे प्रतिभाशाली हैं या दिव्यांग हैं तो उन्हें अलग अलग तरह के बच्चों का एक साथ समूह बनाना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से और अधिक सीख सकें और उनमें सहयोगात्मक भावना का विकास हो, श्रेष्ठता की भावना उनमें ना आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। और डी ऑप्शन है कार्य की पूर्ति करना। तो कार्य की पूर्ति करना समूह निर्माण का लक्ष्य नहीं होता है। समूह निर्माण का लक्ष्य होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके और अधिक सीखें। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं, आइए विचार करते हैं। पहला कथन है, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दूसरा कथन है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तीसरा कथन है, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। और चौथा कथन है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण और उसके समाधान लाने पर विचार किया जाता है। और ऑप्शन डी, यदि दी गई जानकारी संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। जो भी समस्याएं दी गई है उनके प्रति संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना ही सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। जबकि विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये कथन गलत है, क्योंकि बच्चों को पहले एक अध्यापक की आवश्यकता होती है जो उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने के साथ उनको और अपने ज्ञान को उनके निजी अनुभव के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। और समझने की अपेक्षा विस्तृत की जानकारी पर बल देना चाहिए। किसी भी विषय को पढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि जानकारी जुटाना, बल्कि अपने अनुभव को और अधिक विस्तार देना ही सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।